हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइन आई जी के ट्रिक। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शब्द रचना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न दिया है, हिंदी वाक्य में साधारणता संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है। तो दोस्तों याद रखिए, संरचना क्रम में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और उसके बाद क्रिया आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। व्याकरणिक के अनुसार भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखिएगा, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट भी करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो यहाँ पर इच्छा प्रकट हो रही है, तो इसलिए ये इच्छार्थक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर इच्छा प्रकट हो वो इच्छार्थक वाक्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो। तो यही पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। आशीष मतलब इच्छा का भाव प्रकट हो। तो याद रखिएगा, इच्छार्थक वाक्य वो हैं जहाँ पर इच्छा का भाव प्रकट हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों विधानार्थक वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, गौरव तुम बैठकर पढ़ो, तो इसलिए ये आज्ञावाचक होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है। तो दोस्तों राकेश पढ़ता है ये साधारण वाक्य है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए सही है। और दोस्तों संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें और, अथवा, तुरंत, परंतु ये सब लगा रहता है, वो संयुक्त वाक्य होता है। याद रखिएगा। तो राकेश पढ़ता है ये कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वो कहलाता है। तो दोस्तों जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय, वो सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, राम खाना खाता है, इसमें राम उद्देश्य है जो कि एक ही है, और खाना खाता है ये विधेय है, इसलिए ये साधारण वाक्य है। यहाँ पर एक उद्देश्य है और एक विधेय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय। ऑप्शन नंबर सी सही है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य दूसरा विधेय। तो दोस्तों उद्देश्य उसे कहते हैं जो कर्ता होता है, और विधेय उसे कहते हैं जो वाक्य में कर्ता के अलावा जो भी पार्ट होता है। दोस्तों उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, उद्देश्य। तो इनमें से साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये तीनों रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, और उद्देश्य जो है ये रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। तो दोस्तों विधेय क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता के अलावा जो भी पार्ट बचता है वाक्य में वो विधेय होता है। जैसे इसमें कर्ता दिया हुआ है मैंने, और बाकी जो पार्ट है वो विधेय है, तो उसे पीटा ये विधेय कहलाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें। तो दोस्तों उद्देश्य क्या होता है? जो कर्ता होता है। यहाँ पर कर्ता कौन है? अर्जुन है कर्ता। अर्जुन कर्ता है और अर्जुन के अलावा जो भी पार्ट है वो विधेय है। तो याद रखिएगा उद्देश्य क्या है? जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं और कर्ता के अलावा जो भी पार्ट होता है वाक्य का वो विधेय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अर्जुन ने उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता वह है। तो दोस्तों जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता वह अभिकारी शब्द कहलाते हैं। कल हमने पढ़ाया था, इसके पहले वाली वीडियो में आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी। तो हमने शब्द रचना पढ़ाया है उसमें, तो सब बताया है अभिकारी विकारी क्या होते हैं। तो दोस्तों जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अभिकारी शब्द कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दोस्तों जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चार विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा समुच्चय बोधक। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा है चार विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। तो दोस्तों विकारी शब्द के जो भेद हैं वो हैं संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण। तो यहाँ पर विशेषण नहीं दिया है तो ये समुच्चय बोधक जो है विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो याद रखिएगा विकारी शब्द के कितने भेद हैं? चार भेद। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना होगा कि योग रूढ़ क्या होता है। तो ये हमने पहली वीडियो में पढ़ाया है शब्द रचना में, तो आप पहली वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो चलिए हम बताते हैं योग रूढ़ क्या होता है। तो योग रूढ़ जब कोई रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देता है तो उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे गजानन, तो गजानन मतलब गणपति होता है, तो ये योग रूढ़ कहलाएगा क्योंकि गजानन तीसरा अर्थ दे रहा है गणपति। इसी प्रकार से इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। पहला घर, दूसरा मुंह और तीसरा पीताम्बर और चौथा सामाजिक। तो दोस्तों यहाँ पर घर का कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा और मुंह का कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा और पीताम्बर का निकल रहा है, मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु। और ऑप्शन नंबर डी दिया है सामाजिक, इसका भी कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा सी पीताम्बर। तो योग रूढ़ शब्द क्या है दोस्तों? जब कोई रूढ़ शब्द तीसरा अर्थ देता है तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार होते हैं। एक है तत्सम, दूसरा तद्भव और तीसरा देशज विदेशज और चौथा है संकर। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है तत्सम और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है देशज विदेशज और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है संज्ञा और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं है, तो संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो याद रखिए दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार ही भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज और एक चौथा आता है संकर। देशज विदेशज एक ही में आ जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों शब्द भाषा की कैसी इकाई है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर स्वतंत्र, सार्थक, स्वतंत्र व सार्थक इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शब्द भाषा की इकाई जो है स्वतंत्र व सार्थक इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो याद रखिएगा शब्द भाषा की इकाई स्वतंत्र व सार्थक इकाई है। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। वीडियो लाइक करते चलिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा
राम खाना खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और उभयवाच्य। तो दोस्तों कर्तावाच्य क्या होता है? जहाँ कहीं वाक्य में कर्ता प्रधान होता है और पूरे वाक्य का भार जो है कर्ता पे रहता है, वहाँ कर्तावाच्य होता है। और कर्मवाच्य क्या होता है दोस्तों? जहाँ पर कर्म का भाव होता है। और भाववाच्य क्या होता है? जहाँ पर क्रिया का भाव होता है। तो दोस्तों दिया है राम खाना खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो यहाँ पर जो है कर्ता कौन है? राम। तो यहाँ पर जो है राम प्रधान है और राम पर पूरा भार डाला गया है। आम खाता है, कौन खाता है? राम खाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्तावाच्य। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है? तो यहाँ पर प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन है आज, दूसरा ऑप्शन है लड़का, तीसरा ऑप्शन है इधर और चौथा ऑप्शन है परंतु। लेकिन दोस्तों तभी आप इसका सही उत्तर जान पाएंगे जब ये जान पाएंगे कि विकारी शब्द क्या है। तो दोस्तों विकारी शब्द वो है जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल लेते हैं, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आज दिया हुआ है, जैसे आज मैंने आज अखबार पढ़ा, तो यहाँ पर एक आज का मतलब है अभी, प्रेजेंट टाइम, टुडे, और एक आज का मतलब है आज अखबार का नाम है। तो यहाँ पर जो है आज प्रयोग के अनुसार अपना अर्थ बदल ले रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और लड़का ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, ये इसका दो अर्थ नहीं है और इधर इसका भी दो अर्थ नहीं है और परंतु इसका भी कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों याद रखिएगा विकारी शब्द क्या है? जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल लेते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, कलम, ये सभी विकारी शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जब आप ये जान पाएंगे कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तभी आप जान पाएंगे कि ये कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। तो चलिए हम पहले बताते हैं योग रूढ़ क्या है। तो योग रूढ़ दोस्तों वो होता है जब कोई शब्द तीसरा अर्थ देता है तो उसे योग रूढ़ कहते हैं। दोस्तों हमने पहली वीडियो में सब बताया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। तो चलिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पीला, घुड़सवार, लंबोदर और इधर। तो योग रूढ़ हमारा क्या होता है? जब कोई शब्द तीसरा अर्थ देता है तो वो योग रूढ़ कहलाता है। यहाँ पर पीला कोई अर्थ नहीं दे रहा, तीसरा घुड़सवार भी कोई अर्थ नहीं दे रहा, इधर भी कोई अर्थ नहीं दे रहा, और लंबोदर का मतलब होता है गणपति, तो ये तीसरा अर्थ दे रहा है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों वाक्य, रचना, शब्द, अर्थ। तो दोस्तों याद रखिए उद्देश्य और विधेय वाक्य की रचना है, वाक्य के अंग हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो याद रखिएगा उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के अंग हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। शब्द के कितने भेद हैं? तो दोस्तों शब्द के 8 भेद हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखिएगा शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के 8 भेद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी जाती है, यह कैसा वाक्य है? तो दोस्तों इस वाक्य में एक उद्देश्य ये दिया हुआ है, एक उद्देश्य दिया हुआ है और एक विधेय ये दिया हुआ है और दूसरा विधेय ये दिया हुआ है। तो दोस्तों ये संयुक्त वाक्य है। और संयुक्त वाक्य क्यों है? क्योंकि संयुक्त वाक्य वो होते हैं जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य या एक से अधिक विधेय होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो याद रखिएगा संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होते हैं। यहाँ पर उद्देश्य कर्ता को कहते हैं और विधेय जो भी पार्ट बचता है वाक्य का वो विधेय कहलाता है। एंड थैंक यू
एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए अब अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।